Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 5th of December 2022. 5 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ कि आई एम इन अ ट्रेन राइट नाउ, सो देयर माइट बी सम डिस्टर्बेंस, सो पार्डन मी फॉर दैट। सबसे पहला सवाल है, सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द पब्लिक इज कॉल्ड। जब एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनती है और पब्लिक को कुछ शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर कम्युनाइजेशन, बी इज़ नेशनलाइजेशन, सी इज़ डिसइन्वेस्टमेंट या डी डिलिमिटेशन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ सी, डिसइन्वेस्टमेंट। आप सबको पता है कि जब भी कोई कंपनी अपने स्टॉक्स शेयर सेल करती है और पब्लिक कंपनी बनती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस बोलते हैं। आप लोग के लिए एक और एक्स्ट्रा सवाल है कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं। दिस इज़ अ क्वेश्चन टू यू, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू। इनमें से किन के साथ गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड है? फर्स्ट इज़ प्रेशियस मिनरल्स, सेकंड इज़ पल्सेस, सी इज़ जूट एंड डी हॉर्टिकल्चर एंड हनी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ डी हॉर्टिकल्चर एंड हनी। सो द गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू दैट। इसके अलावा दो आपको और बताने हैं, पिंक रेवोल्यूशन एंड ब्लैक रेवोल्यूशन। डू टेल मी अबाउट द पिंक रेवोल्यूशन एंड द ब्लैक रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कैलकुलेट जीडीपी ऑफ इंडिया। इंडिया की जीडीपी में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करती है? फर्स्ट इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बी इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ, कैलकुलेट करती है इंडिया की जीडीपी। जीडीपी आप सबको पता है कि हमारे इंडिया के जो बाउंड्रीज़ हैं उनके अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसका सम टोटल जो होता है वो जीडीपी कहलाता है। इसमें कीवर्ड है बाउंड्री के अंदर, मतलब हमारी जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ हैं, अब वो चाहे इंडियन कंपनी कर रही हो चाहे फॉरेन कंपनी कर रही हो, वो सारा इंडिया की जीडीपी में आएगा। अगर वो इंडियन डोमेस्टिक इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर हो रहा है तो ठीक है ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज उन सबका पूरा सम टोटल। अब फ्रंट पेज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं। इन रेयर जेस्चर ईरान शट्स द मोरालिटी पुलिस। ईरान में आप सबको पता है प्रोटेस्ट चल रहा है अभी रिसेंटली, जो वहाँ की लीडरशिप है उसके अगेंस्ट, और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोरालिटी पुलिस का। जो मोरालिटी पुलिस का कंसेप्ट है ये ईरान में चल रहा था। सो व्हाट इज़ मोरालिटी पुलिस? मोरालिटी पुलिस ऑल्सो नोन एज गश्त ए इरशाद। ठीक है ना, याद रखिएगा जो टर्म यूज़ होता है मोरालिटी पुलिस के लिए वो है गश्त ए इरशाद। और ये मोरालिटी पुलिस लगभग 15 साल पहले इस्टेब्लिश की गई थी, जब वहाँ पे प्रेसिडेंट महमूद अहमदी निज़ाद थे। ठीक है ना, प्रेसिडेंट वॉस महमूद अहमदी निज़ाद। उस समय 15 साल पहले गश्त इरशाद यानी कि मोरालिटी पुलिस जो है इस्टेब्लिश की गई थी। मोरालिटी पुलिस में मेन एंड वुमेन दोनों होते हैं, एंड वो बेसिकली यूज़ करते हैं पुलिस वैन्स एंड डार्क ग्रीन स्ट्राइप्स इन ऑर्डर टू पेट्रोल द स्ट्रीट्स। उनका मेन काम क्या है? जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे ईरान की, उनको पेट्रोलिंग करना, उनके स्पॉट्स में देखना कि क्या कंट्री का ड्रेस कोड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें। महिलाएं वहाँ पे अपने बाल कवर करके रख रही हैं कि नहीं रख रही हैं, और इसी के प्रोटेस्ट चल रहा है अभी रिसेंटली। आपको पता है कि वहाँ पे फ्रीडम और इन सब का काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, और जो वुमेन है स्पेशली इन द तेहरान रीजन जो ईरान का है, वहाँ पे दे आर नॉट बियरिंग द हिजाब एंड ऑल। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग देयर। तो ईरान में ये चल रहा है मोरालिटी पुलिस का कंसेप्ट, गश्त इरशाद। गश्त का मतलब ऑलरेडी आपको पता होगा, ये गश्त एक ऐसा शब्द है जिसमें पेट्रोलिंग होता है उसका मतलब, तो गश्त इरशाद, दिस इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। मोरालिटी पुलिस का कंसेप्ट कहाँ से रिलेटेड है? ईरान से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली उन्होंने शट डाउन कर दिया नाउ इन ऑर्डर टू, मतलब कि जो ये प्रोटेस्ट है वायलेंट ना हो और इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, नाउ दे हैव शट डाउन द मोरालिटी पुलिस। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन ईरान। तो अगर अपन ईरान का मैप देखें तो कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। दिस इज़ द मैप ऑफ ईरान। ईरान में जो इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स उनमें एक, यहाँ पे आपको ज़ैग्रोस माउंटेन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एल्बुर्ज माउंटेन्स दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये एक डेजर्ट, दो डेजर्ट हैं यहाँ पे, दश्त काविर और दश्त लुत, दोनों डेजर्ट हैं, दश्त काविर और दश्त लुत। ठीक है ना, रिमेंबर दिस पार्ट। इसके अलावा जो इनका बॉर्डर शेयरिंग है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अफ़गानिस्तान से बॉर्डर शेयर हो रहा है, ऊपर आपका तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर शेयर हो रहा है। यहाँ तुर्कमेनिस्तान में इंपॉर्टेंट अशकाबाद रीजन इंपॉर्टेंट है। अज़रबैजान से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, दे टर्की से यहाँ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इराक से यहाँ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ये सब याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको अराक रिवर दिख रही होगी, यहाँ पे एल्बुर्ज माउंटेन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ताबरीज़ बता दिया, दश्त कावर दश्त लुत बता दिया। ठीक है।
ठीक है ना। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ईरान। नीचे आप अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पर्शियन गल्फ है जिसको ये बॉर्डर करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिख रहा होगा आपको, किसके किसके बीच में है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ ऑफ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। तो पर्शियन गल्फ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस पार्ट इज़ पर्शियन गल्फ एंड दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमान। इनके बीच में यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको दिख रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप। और यहाँ पे ईरान का एक बॉर्डर यहाँ पे पाकिस्तान के साथ भी है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और अफगानिस्तान और ईरान के बीच में आपको यहाँ पे जहेदान दिख रहा होगा, दिस इज़ द जहेदान वाला रीजन, ठीक है। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। तो जैसा कि इस पेज में आप देख पा रहे होंगे, ड्रोन्स टू सप्लाई ड्रग्स इन मेघालयाज फारदेस्ट रीचेस। तो अब मेघालय में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे गारो, खासी, जैंतिया वाला जो पार्ट है, स्पेशली यहाँ पे बात चल रही है वेस्ट गारो डिस्ट्रिक्ट की मेघालय में। वहाँ पे वो वन ऑफ द मतलब रिमोटेस्ट विलेज है जहाँ पे सप्लाईज़ इस तरह से ईज़िली नहीं पहुँच सकती हैं। तो अब वहाँ पे ड्रोन्स के माध्यम से जो दवाइयाँ हैं और ये सब हैं वो पहुँचाए जाएंगे इन द रिमोट सब सेंटर्स ऑफ द स्टेट ऑफ मेघालय। याद रखिएगा, दिस विल बी डन बाय अ कस्टमाइज्ड ड्रोन जिसका नाम है वर्टीप्लेन X3। रिमेंबर द नेम इज़ वर्टीप्लेन X3, ये आपको दिख रहा होगा। एंड इट इज़ बिलीव टू बी इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्टेशन जो कि डिज़ाइन किया गया है फॉर दिस पर्पज़। तो इट इज़ बिलीव्ड टू बी इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्टेशन। कहाँ पे ड्रोन स्टेशन बन रहा है आप जगह देख लीजिए, सब डिविजनल हॉस्पिटल है वहाँ पे जंगजाल में। द वेस्ट गारो की बात चल रही है, जंगजाल की बात चल रही है, वहाँ पर है ये। एंड वर्टीप्लेन X3 अगर आपसे कोई पूछे तो ड्रोन है जो कि सप्लाई करेगा मेघालय के गारो डिस्ट्रिक्ट में, वेस्टर्न गारो डिस्ट्रिक्ट में दवाइयाँ। ऑलरेडी जब जियोग्राफी की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि मेघालय इज़ द पार्ट ऑफ योर पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है ना। तो मेघालय जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। और मेघालय आपके जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, देयर इज़ अ मालदा गैप जो आपका वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आता है, उसका फॉर्मेशन हुआ था। और फिर उसी के लिए छोटा नागपुर प्लेट्यू और आपका वेस्टर्न गारो डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक दर्रा बनता है, गैप बनता है, जिसको हम मालदा गैप बोलते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो रिमेंबर दिस पार्ट एज वेल। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगली न्यूज़ में यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम की बात चल रही है। तो मुल्ला पेरियार डैम पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेरियार रिवर पे बना हुआ है। पेरियार रिवर एक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है जो कि केरला रीजन में बहती है, इम्पॉर्टेंट है। पेरियार टाइगर रिज़र्व के लिए भी काफ़ी फेमस है। और पेरियार रिज़र्व के पास आपका सबरीमाला टेम्पल भी है केरला में लोकेटेड, तो इसलिए भी जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है ये। एंड यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम इज़ बेसिकली अ डिस्प्यूट विच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। ये डिस्प्यूट है बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु, ये आप याद रखेगा। अच्छा, लास्ट ड्रोन वाली न्यूज़ में एक और चीज़ याद रखेगा कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स 2021 अनाउंस किए थे, है ना। तो उन्हीं ड्रोन रूल्स का इस्तेमाल जो है मेघालय कर रहा है इन ऑर्डर टू हैव अ न्यू एरा ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द स्टेट ऑफ मेघालय। एडिटोरियल 1 जो है हम देखेंगे, पुअर सॉइल मैनेजमेंट विल इरोड द फूड सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है, आज 5 दिसंबर है यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे है। तो वर्ल्ड सॉइल डे की इस बार की थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। नाम क्या है इस थीम का? सॉइल्स वेयर द फूड बिगिंस। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। अब ऐसे में ऑथर ने बताया कि सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑथर के बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को खुद भी पता है कि सॉइल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन, वाटर, फॉर ग्रोथ, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एवरीथिंग, है ना। लैंड प्रोवाइड करता है, इट मेंटेन्स द ग्राउंड वाटर लेवल्स, एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जो सॉइल का डिग्रेडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज़ द न्यूट्रिएंट लॉस, द पॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें थ्रेटन करती हैं सॉइल की इंटीग्रिटी को, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट लॉस, पॉल्यूशन हो गया। कई जगह हमने देखा है झुम पोडू कल्टीवेशन, शिफ्टी कल्टीवेशन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गई, वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया। एग्रीकल्चर खुद एक ऐसी प्रोसेस है जो काफ़ी पल्यूट करता है कई बार, फॉसिल फ्यूल्स के कारण, ट्रांसपोर्ट के एमिशन के कारण, न्यूट्रिएंट लॉस के कारण। ये सारी चीज़ें आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, ठीक है ना। तो सॉइल डिग्रेडेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इंडिया के टोटल लैंड एरिया को, और उसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑथर ने यहाँ पे बताया कि बहुत सारा लॉस हो चुका है। इंडिया हैविंग अ लॉट ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़। इंडिया ने हालांकि काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेशन की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो स्ट्रैटेजी वो 5 प्रॉन्ग यहाँ पे ऑथर ने बताई है। पहली है सॉइल को केमिकल फ्री रखना है,
दूसरा है सेविंग द सॉइल बायोडाइवर्सिटी, सॉइल की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है। तीसरा इन्हेंस करना है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, SOM का मतलब होता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। देन मेंटेनिंग सॉइल मॉइस्चर, देन मेंटेनिंग सॉइल डिग्रेडेशन, मतलब जो मिटिगेटिंग सॉइल डिग्रेडेशन, तो सॉइल डिग्रेडेशन को मिटिगेट करना है। एंड लास्ट है प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। ये स्ट्रैटेजीज दिमाग में लेकर के गवर्नमेंट चल रही है कि सॉइल को केमिकल फ्री बनाना है, बायोडाइवर्सिटी सेव करनी है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को सेव करना है, सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन रखना है, सॉइल डिग्रेडेशन को मिटिगेट करना है और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना है। ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में सॉइल हेल्थ कार्ड नाम की स्कीम चल रही है 2015 से। 2015 में लॉन्च हुई थी सॉइल हेल्थ कार्ड। ये इसीलिए था कि जो सॉइल का करंट स्टेटस, उसमें क्या मिनरल्स हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको बताने के लिए कार्ड बनाया जाता था। ठीक है ना, ये सॉइल की हेल्थ को इंडिकेट करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है जो कि प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन को। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके अंदर भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। आपको परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में पता होगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है। सिक्किम और ये सब काफ़ी फेमस स्टेट्स है जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है। तो ये ऑल दीज स्कीम्स आर गोइंग ऑन। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि हमको अभी भी जो हमारा एकेडमिया के साथ जो कम्युनिकेशन है, पॉलिसी मेकर्स का, सोसाइटी का, उसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमको और ज़्यादा नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एंटिसिपेटरी मेजर्स लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इरोजन ऑफ द सॉइल, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ द सॉइल, है ना। और आर्सेनिक और ये सब काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट करते हैं हमारे सॉइल को, तो हमको ये से भी प्रिवेंट करना पड़ेगा। इन द स्टेट ऑफ पंजाब बहुत ज़्यादा वाटर का मिसयूज़ हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट स्ट्रैटेजीज इन ऑर्डर टू मिटिगेट ऑल दीज थिंग्स, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, इंडिया टॉप्स इंडेक्स ऑन सोशल हॉस्टालिटीज़। तो यहाँ पे एक प्यू रिसर्च सेंटर है, प्यू रिसर्च सेंटर, राइट डाउन। प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसका नाम था हाउ कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस अफेक्टेड रिलीजियस ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड इन 2020। हाउ कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस अफेक्टेड रिलीजियस ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड इन 2020। ये प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक सोशल हॉस्टालिटीज़ इंडेक्स निकाला था। सोशल हॉस्टालिटीज़ इंडेक्स मतलब कि द एक्ट ऑफ रिलीजियस हॉस्टालिटी बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जितनी सोशल हॉस्टालिटीज़ या रिलीजियस हॉस्टालिटी की गई उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें जो इंडिया की रैंक इन्होंने रखी है वो नंबर 1 पे रखी है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा आपकी रैंक है उतनी ज़्यादा सोशल हॉस्टालिटी की गई है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया, फ्रांस, इजिप्ट और नाइजीरिया को टॉप 4 कंट्रीज़ में रखा गया है। ठीक है ना, एंड दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दैम। अगली न्यूज़ है चाइनाज़ मूव इन द इंडियन ओशियन। अब अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि 21 नवंबर को चाइना की एक एड एजेंसी है सिडका, जिसका नाम है सिडका, यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या नाम है उसका, सिडका, CIDCA, जिसको बोलते हैं चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी। अब अभी इसने रिसेंटली इंडियन ओशियन रीजन के संबंध में एक फ़ोरम रखा था, है ना, चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम जिसको बोलते हैं, और ये उन्होंने कुनमिंग में रखा था। अब इस फोरम में हालांकि उन्होंने कहा कि 19 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन 2 कंट्रीज़ मालदीव्स और ऑस्ट्रेलिया, इनका ये कहना है कि हम पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, लेकिन हमारा नाम उन्होंने लिख दिया है। तो अब कितनी सच्चाई है इस बात में कि कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, ये चाइना ही बता सकता है। न्यू दिल्ली ने कहा है कि इंडियन ओशियन रीजन एसोसिएशन नाम का IORA नाम की बॉडी ऑलरेडी है, तो किसी दूसरे एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है, एंड वी विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन एनी ऑफ सच एसोसिएशंस। ठीक है ना, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं IORA की। IORA का पहले नाम था इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव। ठीक है ना, IORA का पहला नाम था, क्या था पहले, क्या नाम था, इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव। और IORARC इसको कहा जाता है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बोला जाता है। और रीजनल एक फोरम है जिसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और एकेडमिया एंड बिजनेस ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रिपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रिपार्टाइट मतलब 3 पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, एकेडमिया एंड बिजनेस लीडर्स, इसके अलावा आपके एकेडमिया एंड बिजनेस। ठीक है ना, इन तीनों को एसोसिएट करता है। इसके अलावा ये जो बनाया गया है IORA, ये बनाया गया है ताकि जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें ओपननेस लाई जा सके, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, तथा उसको सिक्योर किया जा सके, कुल मिला करके ट्रेड फैसिलिटेशन किया जा सके उस रीजन का, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। देयर आर 23 मेंबर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका 1997 में फॉर्मेशन हुआ था और इट वाज फॉर्म्ड बेसिकली, आइडिया वाज बेसिकली ऑफ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका।
कंट्रीज़ जो मेंबर है इसकी वो है ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, सेशल्स, बांग्लादेश, मलेशिया एंड सिंगापुर, कोमोरोस, मालदीव्स, साउथ अफ्रीका, इंडिया, मॉरिशियस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सोमालिया, तंजानिया, ईरान, मोजाम्बिक, थाईलैंड, केन्या, ओमान, Yemen, UAE and France. These are the members. So I hope you got clarity regarding that as well. Now अगली न्यूज़ है, why has the Reserve Bank of India introduced e-rupee? अब आपको पता होगा कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर को लॉन्च किया है ई-रूपी, है ना, या डिजिटल रूपी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। डिजिटल रूपी जो होता है या ई रूपी जो होता है, ये सेंट्रल बैंक की करेंसी है जिसको इशू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, एंड ये सिमिलर रहेगा टू द फिजिकल कैश दैट वी होल्ड इन आवर वॉलेट। अब ये जो डिजिटल रूपी आ रहा है, तो ये आप सबको पता है कि ये लीगल टेंडर के रूप में लाया जा रहा है, यानी कि आप उसको मतलब मना नहीं कर सकते लेने से, ठीक है ना। लीगल टेंडर इसको बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब क्या इसके फ़ायदे होंगे मैं आपको बता दूं, तो आरबीआई का ये कहना है कि डिजिटल रूपी के आने से जो उनका फिज़िकल कैश बना, उनको प्रिंटिंग और इन सब में उनका जो खर्चा होता था वो कम हो जाएगा, है ना। इट विल बी मच ईजियर टू प्रोड्यूस द डिजिटल करेंसी दैन टू प्रोड्यूस द फिज़िकल कैश। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस आपके डिजिटल रुपीज़ में होंगे उनको ट्रैक करना और उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगी, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को कम करने में भी काफ़ी मदद करेगा। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि देखो क्या होता है कि इसमें कोई इंटरेस्ट रेट हालांकि पे नहीं किया जाएगा। डिजिटल करेंसी में कोई इंटरेस्ट रेट पे नहीं किया जाएगा, लेकिन लोगों को ये लगता है कि आरबीआई मतलब क्रिटिक्स को ये लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ बैंक्स का, तो लोग अपने बैंक के पैसे को कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल करेंसी में, और जब वो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो जो बैंक के पास लिक्विड मनी रहेगी वो नहीं रह जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक की कैश होल्डिंग कम होती है तो फिर बैंक के जो लोन गिविंग पावर है वो भी कम हो जाती है, तो क्रेडिट पावर कम हो जाएगी। तो दिस इज़ वॉट द क्रिटिक्स थिंग। एंड ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप नॉर्मल इंडिविजुअल है, अब आपको पता है कि डिजिटल करेंसी में कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको अलग से इंटरेस्ट मिलेगा या आपका बेनिफिट के चांस, ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए भी बहुत ज़्यादा लिक्विडेटिव ऑप्शन है नहीं, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को लिया नहीं गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड। इंडिया स्कोर्स हाईएस्ट एवर रैंकिंग इन एविएशन सेफ्टी। तो ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने एविएशन सेफ्टी की रैंकिंग निकाली है, जिसमें उसने इंडिया को मतलब उसकी हाईएस्ट एवर रैंक दी है। इंडिया की हाईएस्ट एवर रैंक दी गई है, ठीक है ना, ICAO के द्वारा। ICAO क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये UN की एजेंसी है जो कि कोऑर्डिनेट करती है इंटरनेशनल एविएशन के प्रिंसिपल्स को, प्लान करती है, और ये देखती है कि कौन से एयर ट्रांसपोर्ट्स ऐसे हैं जो सेफ़ हैं, अगर नहीं सेफ़ है तो उनको सेफ़ किया जाए, ठीक है ना। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे जो न्यूज़ है वो है ओपेक प्लस के रिगार्डिंग। एक बार मैं आपको बता दूं, ओपेक जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये बगदाद इराक में फाउंडेशन हुआ था इसका 1960 में। तब 5 कंट्रीज़ ने मिलकर के इसको बनाया था, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, ठीक है ना। ये दे वर द फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दैट। इसके बाद अलग अलग मेंबर्स जुड़ते गए, जिसके मेंबर्स में कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, UAE, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबॉन, अंगोला, इक्वाटोरियल गिनी एंड कॉन्गो थे। लेकिन अब इन मेंबर्स में से आपके जैसे इक्वाडोर और कतर अभी रिसेंटली बाहर हो गए हैं, तो इक्वाडोर एंड कतर आर नो मोर द मेंबर्स। 13 मेंबर ही हैं जो कि ओपेक के मेंबर्स हैं। इसके अलावा ऐसी कंट्रीज़ जो ऑयल एक्सपोर्ट तो करती हैं लेकिन ओपेक के मेंबर नहीं हैं, वो ओपेक प्लस में आती हैं। तो जो ओपेक प्लस की मेंबर्स हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? तो अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सूडान, ये ओपेक प्लस के मेंबर्स हो गए। इज़राइली प्रेसिडेंट इज़ाक हर्ज़ोग, ये बहरीन विज़िट करने वाले पहले इज़राइली हेड बन चुके हैं, एंड हु हैज़ विजिटेड दिस बहरीन रीजन। इज़राइली प्रेसिडेंट हैं इज़ाक हर्ज़ोग, नाम है इनका, ठीक है ना, इज़ाक हर्ज़ोग। अब एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी USA ने $430 बिलियन का, $430 बिलियन का एक एक्ट निकाला है जिसका नाम है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट रिसेंटली कौन सी कंट्री ने निकाला है, तो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट निकाला है USA ने, ठीक है ना। अब ऑब्वियस बात है, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ये सब बढ़ाएंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो EU को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन कारण से अमेरिका में पूरा इन्वेस्टमेंट
चला जाए और यूरोप का जो होने वाला इन्वेस्टमेंट है वो भी अमेरिका चला जाए, ठीक है ना। एंड इसके अलावा टैक्स क्रेडिट दी जाएगी 30% की, जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं इन सबको, इनमें टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करेगा यूएसए। तो यूरोपियन यूनियन को ये भी खतरा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा इन्वेस्टमेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी का है वो चला जाए अमेरिका के पास। तो काफ़ी इसमें इशू चल रहे हैं, बट यूएसए ने कहा कि ठीक है हमने तो कर दिया, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट अब आप भी देख लो। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Thank you and have a nice day.